हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में केपी और केसी कैसे वेरी करता है। अगर आप जनरल रिएक्शन की बात करने लगते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप एक रिएक्शन लिखते हैं जनरल रिएक्शन जिसमें ए गिव्स बी बना हुआ है, तो आप इसमें लिखेंगे कि केसी का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा उत्पाद अपॉन अभिकारक, एक जनरल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि मैं किसी दूसरी रिएक्शन की बात करने लगता हूँ, जब मैंने किसी अभिक्रिया को n से गुणा कर दिया, तब मैं बोलूँगा कि इसमें जो नया आपका केसी रहेगा वो रहेगा b की घात n, b की घात n अपॉन a की घात n। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नया आपका केसी, जिसको मैंने अभी लिख के लिए लिखा है KC2, वो पहले वाली जो केसी है उसकी घात n चला गया? तो IIT JEE मेन में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आप किसी अभिक्रिया को n से गुणा कर देते हैं तो उसका केसी जो बनेगा नया, वो पुराने वाली अभिक्रिया की घात n चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमने केसी की घात n किया, कभी आप इसे n गुना कहने लगे। n गुना का मतलब होता है आपका n इंटू केसी। ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार एग्ज़ाम वाले पूछ लेते हैं। तो अगर किसी अभिक्रिया को आपने n से गुणा कर दिया तो उसका नया जो केसी रहेगा वो पुरानी वाली अभिक्रिया की घात n चला जाएगा। ये छोटा सा चीज़ अगर याद करते हैं तो IIT JEE मेन में जो हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें कहा गया कि प्रैक्टिकल के बताइएगा क्या क्या होता है। अगर मैं इस अभिक्रिया को एक नॉर्मल अभिक्रिया मानता हूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी अगर आप इस नई रिएक्शन को देखते हैं तो क्या लगता है कि पुरानी वाली अभिक्रिया को शायद आपने भाग 2 किया होगा। तो अगर किसी अभिक्रिया को आप भाग 2 कर देते हैं तो नॉर्मली हम लोग इसको ये नहीं बोलते कि आपने 2 से भाग दिया, हम बोलेंगे कि आपने 1/2 से गुणा किया है। जैसे कई बार बोलते थे आपको कि a माइनस बी, जब वेक्टर बात करते हैं तो ऐसा मत बोलो कि a में से b वेक्टर गया, तब आपको बोला जाता है कि a में आपने ऐड किया है माइनस b का वेक्टर। सिमिलरली अगर आपने अभिक्रिया को 2 से भाग दिया है तब हम बोलेंगे कि आपने अभिक्रिया को 1/2 से गुणा कर दिया, और गुणा करने के बाद जो नया जो केसी रहेगा वो पुराने वाले केसी की घात 1/2 बन जाएगा। तैयार। अगर मैं इसी रिएक्शन को जो कि ग्रीन पेन से लिखा है, अगर मैं यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो जो 2SO3 था वो बन जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ SO3, और इस साइड बन जाएगा आपका 4 टाइम्स SO2 और 2 टाइम्स ऑफ O2। क्या मैं दोबारा बोल सकता हूँ कि अगर आप गुणा करते हैं 2 से तो नया जो केसी रहेगा वो बन जाएगा केसी की घात 2। अगर आप इसी रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, अगर किसी रिएक्शन को आप मान लीजिएगा उल्टा करते हैं, तब ये बोला जाएगा कि आपने गुणा किया है -1 से, और -1 से गुणा करने के बाद आप बोलेंगे केसी क्या होगा, बोलेंगे केसी का घात हो जाएगा -1। ध्यान रखें, ये जितना भी मैं आपको कवर कर रहा हूँ ये एग्ज़ाम में 5 सेकंड के अंदर आपको करना होता है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन से जो आपको करने रहेंगे बिना पेन और पेपर के। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने रिएक्शन को क्या किया है, कब आधा किया है, कब दुगना किया है, कब उल्टा किया है, ये सब काम आप करेगा। IIT JEE 2 या 3 बार पूछ चुके कि अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, मान लो A + B गिव्स C, तो इसका जो केसी लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा उत्पाद अपॉन अभिकारक। अगर मैं दोबारा से एक रिएक्शन लिखता हूँ C + D, तो आप बोलेंगे कि इसका जो केसी रहेगा वो रहेगा E उत्पाद अपॉन अभिकारक। जब मैं इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देता हूँ तो क्या ऐसा लगता है कि C से C कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो अभिक्रिया बनेगी वो बनेगी ABD गिव्स E। टेक्निकली जो आपका केसी रहेगा वो रहेगा उत्पाद अपॉन अभिकारक। ध्यान से देखिएगा, मुझे ऐसा भी तो लग सकता है कि आपने इन दोनों को गुणा किया है। अगर आप इसको गुणा करते हैं तब क्या लगता है C से C कैंसिल होगा, और फाइनली जो उत्तर बनेगा वो बनेगा E भाग A, B और D। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर वर्ड होगा हम बोलेंगे कि अगर कभी 2 रिएक्शन को आप ऐड करते हैं तो उनका जो K रहेगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 फैक्टर्स रहते हैं जब KC और KP को डिफाइन करना होता है। पहला फैक्टर होगा अभिक्रिया। अगर आपने कुछ भी करके अभिक्रिया को बदल दिया तो आप बोलेंगे कि आपका केसी बदल जाएगा। और दूसरा और जो अंतिम आपका कारक आता है बदलने के लिए वो आपका आता है तापमान।
तापमान में बोला जाता है कि आपको एक रिएक्शन याद करनी जिसका नाम है यहाँ पर आर्हीनियस समीकरण। नाम क्या है? आर्हीनियस समीकरण। याद करते हैं क्या क्या कवर करते हैं इसमें। के को बोलेंगे क्रिया गतिकी स्थिरांक, नॉर्मली इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अभी के लिए आप क्रिया गतिकी स्थिरांक याद कर लीजिएगा। ए होता है कांस्टेंट और नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये तापमान के बदलने से नहीं बदलता। जो टेम्परेचर रहेगा वो पूरी केमिस्ट्री में आपको केल्विन में ही लिखना होता है। और ई ए होता है संकीर्णन ऊर्जा। अब ये संकीर्णन ऊर्जा क्या होती है, पहले इस पर हम थोड़ी डिबेट कर लेते हैं। मान लीजिएगा आप पर्टिकुलर एक ग्राफ ड्रॉ करने लगते हैं। ग्राफ थोड़ा सा कई बार उल्टा सीधा बन जाता है। अगर मान लीजिएगा आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ में बोलते हैं कि एक केमिकल जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको आप अभी के लिए रिएक्टेंट मान रहे हैं, और ये चाइना जाना चाहता है, मतलब प्रोडक्ट बनाना चाहता है, उत्पाद बना रहा है, तो क्या ये केमिकल सीधा जा सकता है? बोलूँगा नहीं। इंडिया से अगर आपको कभी चाइना जाना है तो आपको माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। उस माउंटेन को क्रॉस करने के लिए हम एनर्जी बैरियर बोलते हैं, और एनर्जी बैरियर का डायग्राम ऑलवेज माउंटेन की तरफ से रहता है। ध्यान रखना, जब मैं ऑलवेज बता रहा हूँ तो मैं IIT JEE सिलेबस की बात कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी भी रिएक्शन है जो सीधा पहुँच सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ इसकी एनर्जी 10 जूल और ये माउंटेन की हाइट यहाँ से बनी हुई है 70 जूल की हाइट बनी हुई है, तो बताएगा यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर बोला जाएगा यहाँ पर आएगी 80 जूल। तो अगर ग्राउंड लेवल से टॉप देखा जाए तो आप बोलेंगे 80 जूल। जहाँ पर मैं खुद प्रेजेंट हूँ वहाँ से कितनी अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ी? बोलेंगे अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ी आपको 70, और 70 को ही बोला जाएगा संकीर्णन ऊर्जा या कहें एक्टिवेशन एनर्जी। जहाँ पर आप प्रेजेंट हो वहाँ से और कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी का नाम होगा संकीर्णन या एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये समझ में आ गया कि जो संकीर्णन ऊर्जा होती है वो अभिक्रिया के लिए न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा है। न्यूनतम ऊर्जा नहीं है, न्यूनतम ऊर्जा तो इसमें 80 रहेगी, लेकिन एडिशनल एनर्जी अतिरिक्त ऊर्जा कितनी रहेगी, उसका मान यहाँ पर 70 आएगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ वहाँ से कितना ऊपर जाना है उसको आपने संकीर्ण ऊर्जा बोल दिया। ये उम्मीद करते हुए कि टॉपिक अगर डिफ़िकल्ट होगा तो आपको स्पीड अपनी कम ही रखनी पड़ेगी, कभी आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने की गलती करने लगें। उसके बाद में आपने कहा कि जो R होगा वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। R की 3 वैल्यू आपको याद करवाई जाती थी, 0.0821 और 8.3। लेकिन जब आप इस चैप्टर में बात करते हैं तो R की वैल्यू कौन सी रखनी है वो डिपेंड करता है आपका EA पर। EA मतलब उसकी एनर्जी किस में दी गई है, कैलोरी में या जूल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास 2 कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन आती है जहां पर आपने चलना स्टार्ट किया था, जिसे आपने रिएक्टेंट या अभिकारक बोला है, उत्पाद आपका नीचे जाके रुकता है। अगर आपका फाइनल स्टेज नीचे जाके रुकता है तब मैं बोलूँगा डेल्टा H हो जाएगा नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब अब आपको देखना है कि ये ऊष्मा को शोषण कर रहा है या ऊष्मा को निकाल रहा है। बात समझ में आ गया? अगर आप बात करते हैं कि रिएक्टेंट फाइनली ऊपर जाके रुका है तो ये अपनी एनर्जी बढ़ाई है। अगर बढ़ाई है तो बोलेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा ऊष्मा शोषी। मतलब मैंने ऊष्मा को लिया है और अपनी एनर्जी को बढ़ा दिया है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक में डेल्टा H नेगेटिव आता है और डेल्टा आपका पॉजिटिव आता है। जो भी आपको PDF नोट्स हिंदी में मिले, ये चूँकि सॉफ्टवेयर से एंड और एक्सो कन्वर्ट नहीं हो पाया तो इसमें लिख देना आराम से प्रिंट आउट निकालने के बाद कि कौन सा ऊष्मी शोषी है। ठीक है, अब अगर आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, आगे चलते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मुझे ये माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ये माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा तब इस माउंटेन की हाइट को बोला गया EA फॉरवर्ड, मतलब EA आगे जाने का रास्ता। मान लीजिए आप चाइना पहुंच चुके हैं और आपको वापस इंडिया आना है, तो क्या लगता है कि वापस आने के लिए आपको ये माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा? हाँ, जाहिर सी बात है, जिसकी एनर्जी गैप ज़्यादा दिखाई देगा। तो अगर आप ब्लू कलर से पीछे आते हैं तो इसे बोला जाएगा EA बैकवर्ड, और अगर आप रेड कलर के रास्ते से आगे आते हैं तो इसे बोला जाएगा EA फॉरवर्ड। और ध्यान दीजिएगा
ये जो पर्टिकुलर गैप बना हुआ है येलो कलर से या कहें ब्लैक कलर से, ये जो पर्टिकुलर रास्ता बना हुआ है, क्या ये फाइनल नीचे आ रहा है? नीचे आने का मतलब वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो सोचिएगा इस डेल्टा एच जिसको आपने लिखा है ब्लैक कलर से, इसका मान कितना होगा? तो आंसर आएगा यहाँ पर ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। कम में से ज़्यादा डेटा माइनस होगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू आपकी ऋणात्मक आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। डेल्टा एच का फॉर्मूला तो सदैव ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड रहेगा। वो खुद आपको बताएगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा और इंटरेस्ट आपको डेवलप होता चला जाएगा। अब उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ये तो आपने बताया कि उत्पाद से अभिकारक कब बन रहा है, या कहें इंडिया से कुछ लोग चाइना जा रहे हैं और अगले दिन वही आदमी चाइना से इंडिया आ रहा है। हमें दोनों को अलग अलग स्टडी करना है। तो हमने कहा ठीक है, पहले हम स्टडी करते हैं कि जब रिएक्टेंट फॉरवर्ड जाने की ट्राई कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलेंगे के फॉरवर्ड, मतलब जो नियत रहेगा, बल नियतांक रहेगा, जिसे कई बार हिंदी में बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वो रहेगा मेरा ए क्या है? ये क्लास 12th में आएगा। ई की घात माइनस ई ए, मतलब जितनी एडिशनल एनर्जी चाहिए, डिवाइड बाई आर टी। हमने कहा चाइना से अगर आप पीछे आना चाहें तो बोलेंगे पीछे आने का रेट आप फिर से बताएगा। बोलेंगे फॉर्मूला बनेगा पीछे आने का रेट मतलब के बी इक्वल टू ए बी ई की घात माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। ये ई ए फॉरवर्ड ए बैकवर्ड क्या है? इसे आप मान लीजिएगा ये नियतांक होता है किसी एक अभिक्रिया के लिए। हमने कहा कि हमें तो दोनों निकालने हैं, 10 लोग चाइना जा रहे हैं और 10 लोग ही चाइना से वापस आ रहे हैं। इसी को तो आपने नाम दिया साम्यावस्था। तब आपने कहा अच्छा, इनके अनुपात को हम एक नया नाम देते आए हैं जिसका नाम था के सी, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। जब हमने इन दोनों को अनुपात किया तो ध्यान रखना ए से कैंसिल नहीं होता, ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड को हमने नया नाम दिया जिसका नाम था ए, मतलब ओवरऑल अभिक्रिया के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को ए बोल दिया। बहुत से लोग इसको कट कर देते हैं, अरे भाई आगे जाने के लिए रास्ते के लिए ए अलग होगा और पीछे आने के लिए ए अलग होता है। जब आपने इन दोनों को ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो क्या लगता है कि हर में जो डेटा है जब वो अंश में जाएगा तो वो माइनस से बन जाएगा प्लस, और बाद में आपने -1 अपॉन आर टी से लेने के बाद एक जनरलाइज फॉर्मूला कर दिया कि के सी का जो फॉर्मूला आया वो आपका आ गया ए ई की घात माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, और डेल्टा एच सदैव था ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, चाहे डेल्टा एच नेगेटिव हो या डेल्टा एच पॉजिटिव हो। ये पहले ही बताया जा चुका है। बता दिया नहीं बताया? ठीक है। उसके बाद अगर आप देख लेंगे तो आपके पास 3 रिएक्शन हो गई। कौन कौन सी? ये जो रिएक्शन हो गई ये हो गई आपकी फॉरवर्ड की, जब मैं इंडिया से चाइना जा रहा हूँ। ये हो गई बैकवर्ड की, जब मैं चाइना से इंडिया वापस आ रहा हूँ। और ये हो गई जब कुछ लोग आगे गए हैं और कुछ लोग पीछे गए हैं और आपको ओवरऑल साम्यावस्था बताई जा रही है। अगर आपको पहली हेडिंग जो कि लेस सेटेलियर प्रिंसिपल का बेसिक पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ कि मैं डेल्टा एच पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। डेल्टा एच पॉजिटिव का ग्राफ कैसा था? माउंटेन ऊपर जाके ही रुकेगा, ध्यान रखना। ये हो गया अभिकारक और ये हो गया आपका उत्पाद। तो के फॉरवर्ड का फॉर्मूला बोलेंगे, अरे के फॉरवर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा के एफ ए फॉरवर्ड ई रेस टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सोचेगा आराम से, जब आप पर्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या आर टी का मान बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ई ए अपॉन आर टी का मान बोलूँगा कम होगा, चूँकि हर में अगर डेटा बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। अगर मैं इसी के साथ नेगेटिव लगा देता हूँ तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और वैल्यू बढ़ते ही के फॉरवर्ड का डेटा बढ़ जाएगा। इसीलिए ये लाइन यहाँ पर लिख दी गई है कि टेम्परेचर के बढ़ने के बाद के फॉरवर्ड बढ़ जाता है। तैयार? क्या मैं समान रूप से बोल सकता हूँ कि के बैकवर्ड में भी यही काम होगा? के बैकवर्ड में भी तापमान के बढ़ने पर के बी का मान बढ़ेगा। अब अगर आप बात करते हैं के सी की, तो के सी का डेटा डिफ़िकल्ट है। के सी का डेटा में अगर आप देखते हैं तो फॉर्मूला, भाई इस चीज़ को डिलीट कीजिएगा पहले, और बोला जाएगा कि के सी का जो फॉर्मूला बना था वो बना था ए ई की घात माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अगर आपका कभी गलती से टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर टी का डेटा बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है।
माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी में केवल डेल्टा एच अपॉन आर टी का वैल्यू कम होगा। अगर आप इसके साथ में माइनस के साथ गुणा कर दें तो ये बढ़ जाएगा और इसीलिए के सी का मान बढ़ जाएगा। IIT JEE ने ये पूछ लिया कि अभी तो आपने बोला था के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और आपने कहा के फॉरवर्ड भी बढ़ा है और के बैकवर्ड भी बढ़ा है और दोनों का अनुपात भी बढ़ गया, ये कैसे पॉसिबल है? तब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन रहती है कि के फॉरवर्ड तुलनात्मक रूप से ज़्यादा बढ़ा होगा। किससे कंपैरिजन करते हुए? बोलेंगे के फॉरवर्ड से। अगर अंश ज़्यादा रेट से बढ़ जाए हर की तुलना में, तब आप बोलेंगे कि ओवरऑल केसी का मान तो बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो एरो बनाए गए हैं उनमें लंबाई का भी अंतर रखा गया है। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है सभी से कि जितनी भी चीज़ें हैं, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, इनके कलर प्रिंट आउट निकालिएगा। कलर प्रिंट आउट निकालने के बाद हर पेज पर आपका स्कैनर लगा हुआ है। टॉपिक समझ में ना आए, अपना क्लिक करके सेम पेज का लोकल लैंग्वेज में आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। हर लैंग्वेज पर आपका चैनल अवेलेबल है, लेकिन आपको प्रिपरेशन एडवांस की लेवल की ही करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं और डिफ़िकल्ट जोन में, जहाँ पर आपका टॉपिक आता है डेल्टा एच नेगेटिव। अगर आप डेल्टा एच नेगेटिव को देखते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर के बढ़ने पर के फॉरवर्ड बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है, चूँकि फॉर्मूला तो सेम लगा हुआ है। टेम्परेचर के बढ़ने पर जो पश्च अभिक्रिया रहेगी उसका मान भी बढ़ेगा। बात करते हैं केसी का। अगर आप केसी का फॉर्मूला लिखते हैं ए ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, तो अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव बना हुआ है तो क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बन गया, पॉजिटिव। डेल्टा एच का मान खुद नेगेटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। यहीं पर आपका गेम स्टार्ट हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर टी इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है। 1 अपॉन आर टी डिक्रीज होगा। अगर आप किसी पॉजिटिव डेटा से मल्टीप्लाई करते थे हैं तो आपका आर टी में कोई भी चेंज नहीं होगा, और वो पॉजिटिव डेटा क्या है, बोलूँगा पॉजिटिव डेटा है माइनस डेल्टा एच ओनली। इसीलिए केसी का मान कम हो जाएगा। सोचिएगा आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। अभी तो आपने मुझे कहा कि केसी का मान होता था के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। आपने कहा टेम्परेचर के बदलने से केसी कम हुआ है, और थोड़ी देर पहले बता रहे थे आप के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों बढ़ रहे हैं, चेक करो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अरे ऑब्वियस बात है कि एस टाइप का जो पोजीशन है वो तभी संभव हो सकती है जब अंश का मान ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जबकि हर का मान ज़्यादा दर से बढ़ेगा। कलर कोड का सिंबल, लेंथ का, ये सब चीज़ें दी गई हैं आपको कि टेम्परेचर के बढ़ने से अभिक्रिया जल्दी होगी। चूँकि कंपन जल्दी होगा, जल्दी से वो आपस में टकराएंगे, टकराने से उत्पाद का जो परिमाण है या परिणाम बनेगा वो भी जल्दी बनेगा। अगर उत्पाद जल्दी बनेगा तो आप बोलेंगे अभिक्रिया तेज हो रही है। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो परमाणु बहुत धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे टक्कर होगी, टक्कर कम स्पीड से होगी तो उत्पाद भी कम स्पीड से बनेगा। ये तो हो गया आपका केटीजी के अकॉर्डिंग थ्योरी की टेम्परेचर बढ़ाने पर चीज़ें दौड़ती हैं। फॉर्मूला बेस आपको बता दिया गया है कि कब अंश हावी रहेगा और कब हर हावी रहेगा। एक ही फॉर्मूला है आर्हेनियस इक्वेशन। सिंगल डायरेक्शन लगाओ तो के एफ के बी, दोनों को मिला के लगाओ तो बोलेंगे के सी। प्रैक्टिस करते रहेगा। हर साल एक क्वेश्चन आता है हर पेपर में आर्हेनियस इक्वेशन पर, इसलिए आपको इतना कम स्पीड से बताया गया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब आपका के पी और के सी के दो ही कारक हैं तो ये उत्प्रेरक कारक क्यों नहीं होता। मैंने तो सुना है कि उत्प्रेरक के मान डालने पर अभिक्रिया तेज हो जाती है। तो बोलूँगा अरे भाई, जब मैं इंडिया से चाइना जा रहा हूँ तेज स्पीड से फ्लाइट से, तो चाइना वाले भी तो इंडिया उतनी ही स्पीड से आएंगे। इसका मतलब साम्यावस्था में कोई चेंज नहीं होगा। उत्प्रेरक केवल लगने वाला समय कम कर देता है साम्यावस्था में, लेकिन फाइनली जो सांद्रताएं रहती हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जो बच्चे एडवांस पढ़ते हैं या जो टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं बोलते हैं इसको भी प्रूव करके दिखाइएगा। जब आपने उत्प्रेरक डाला तो इसका मतलब कि जहाँ से आप चले थे और फाइनली जहाँ पर आपने उत्पाद बनाया
वो दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तित नहीं होगा। जब मैं आपको बोलता हूँ उत्प्रेरक, तो जनरली बोला जाता है कि उत्प्रेरक वो होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। बट उत्प्रेरक 3 प्रकार के होते हैं जो ग्राफ है। एक वो जो उत्प्रेरक स्पीड बढ़ाएगा और दूसरा उत्प्रेरक होता है जो स्पीड कम करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम उत्प्रेरक वो लेके चलते हैं जिससे स्पीड बढ़ती है। अगर आप ब्लू कलर को ध्यान से देखा जाए तो क्या बोल सकता हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, आर से पी बनने के लिए माउंटेन की हाइट कम हो गई है ब्लैक वाले की तुलना में। अगर ब्लैक वाले की तुलना में माउंटेन की हाइट देखो कम हो गई है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना आसान कर दिया। इसीलिए ब्लू कलर से बनने वाला डायग्राम कौन सा उत्प्रेरक है, बोलेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, जो दोनों को आसान कर देता है। अगर मैं आर से पी बनाऊँ तो भी आसान हो गया, और मैं पी से आर बनाऊँ तो भी आसान हो गया, और ये हो गया धनात्मक उत्प्रेरक। अब सोचेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, चाहे आप रेड की बात करें, ब्लैक की बात करें या ब्लू की बात करें, डेल्टा एच तो इस केस में हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि फाइनली आप नीचे आके रुक रहे हैं। जब आपने ब्लैक कलर की बात करी, भाई थोड़ा डिलीट हो जाइएगा, जब आपने ब्लैक कलर की बात करी, इसका मतलब मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ ब्लैक वाले की, तो क्या बोल सकता हूँ फॉर्मूला रहेगा ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। क्या बोल सकते तुलनात्मक, तो यही अंतर आएगा। सोचो जरा भाई, अगर आप बोलते हैं ई ए फॉरवर्ड मिला आपको, और ये बोलेंगे ई ए बैकवर्ड, जब दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा तो यही अंतर। इसका मतलब जो बिना उत्प्रेरक के आपने केमिकल डाला है उसका आपने डेल्टा एच निकाल दिया। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा। अब आपने यहाँ पर डाल दिया धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, बोलेगा माउंटेन की हाइट कम कर देगा। अगर माउंटेन की हाइट कम कर देगा तो क्या करंटली ब्लू कलर से फॉरवर्ड का ई ये हो जाएगा, सोचो जरा एक बार, और बैकवर्ड का ई ये हो जाएगा, हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर से। फुल एंड फाइनली क्या अंतर में कोई परिवर्तन होगा, अंतर अभी भी वही रहेगा। भाई अंत में मैं पी पर रुका हूँ और प्रारंभ मैंने आर से किया था। इसका मतलब धनात्मक उत्प्रेरक डालो या कोई उत्प्रेरक ना डालो, डेल्टा एच के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सोच लीजिएगा। सोचने के बाद अगर मैं इसी में नेगेटिव कैटलिस्ट डाल देता हूँ, नेगेटिव उत्प्रेरक, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना के बीच में, इंडिया और चाइना का बीच में हमें एवरेस्ट बना देना है। अगर एवरेस्ट बना दिया तो क्या अब किसी का जाना बहुत ज़्यादा आसान होगा या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल होने पर आप बोलेंगे कि हम तो इसी को ई ए फॉरवर्ड बोलेंगे। अगर अभी भी आप रेड वालों का ई ए फॉरवर्ड ई ए बैकवर्ड निकालते हैं तभी भी तो अंतर यही आएगा, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। ऐसा तीनों केस में डेल्टा एच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हमने इस चीज़ को मैथमेटिकली ऑपरेशन में जब लेके आने की ट्राई की तो पता चला, देखो जब आप के फॉरवर्ड की बात करते हो तो बोले जाएगा के फॉरवर्ड का डेटा है, माउंटेन की हाइट कम करोगे, ये कम करोगे तो के फॉरवर्ड बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि फॉर्मूला क्या था, के इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। टेम्परेचर को नियत मानते हुए, आर को नियत मानते हुए, ए को नियत मानते हुए, अगर ई ए का मान कम होता है तो माइनस ई ए का मान ज़्यादा होगा, और इसका ज़्यादा होने से के फॉरवर्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो येलो कलर से हाईलाइटेड है ये समझ में आ गया। ई ए कम होगा तो के फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, अभिक्रिया के करने की दर बढ़ गई या नियतांक बढ़ गया तो आपका अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी। सिमिलरली क्या बोलता हूँ, के बी भी आपका जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि माउंटेन की हाइट दोनों तरफ से कम हुई है। जब बात करते हैं के सी की, तो के सी के डेटा में आया है डेल्टा एच। क्या डेल्टा एच कहीं बदला था या तीनों केस में डेल्टा एच समान था? क्योंकि डेल्टा एच क्या बोलता है, भाई शुरुआत में आप कहाँ थे और अंत में कहाँ गए, रास्ते में आप परिवर्तित हुए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका ना डेल्टा एच तो आपका रहा नियत, और डेल्टा एच अगर आपका नियत रहा है तो के सी भी नियत रहेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे के सी कैसे नियत रह सकता है, के फॉरवर्ड बढ़ा है, के बैकवर्ड बोलूँगा, दोनों के दोनों समान अनुपात में बदले होंगे। हंस और हर अगर दोनों के दोनों समान दर से बदल जाते हैं तो के सी तो आपका नियत ही हो जाएगा। याद आया? इसीलिए
आप ये बोलते हैं कि उत्प्रेरक डालने पर अभिक्रिया जल्दी साम्यावस्था बना लेती है, लेकिन उसमें केसी में कोई भी बदलाव नहीं होता। तो हमारे सिलेबस में केसी केवल 2 ही फैक्टर से बदल सकता है, या तो आप अभिक्रिया बदल दो या आप तापमान बदल दो। ये 2 चीज़ें अगर सेम रहेंगी तो कुछ भी कर लीजिएगा, केसी और केपी में कोई भी परिवर्तित नहीं हो सकता। बात करते हैं हम, कई बार क्वेश्चन ग्राफ का भी आ जाता है और ग्राफ में आप लोगों को ये एडवाइस की जाती है कि आप बैठकर ग्राफ ना बनाया करें, प्रिंट आउट लो, समझो और कॉन्सेप्ट बिल्ड करो और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा लगाओ। ये नहीं कि बैठ के नोट्स बना रहे हो आप अपने। अगर एक जनरल रिएक्शन देखा जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में ए में से अगर यहाँ से एक्स अमाउंट जाएगा, मैं अभी ए अल्फ़ा नहीं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ से 2 मोल जाएंगे तो मैं अभिक्रिया को आपका संतुलित करने के बाद बोलूँगा कि 1 में से 1 मोल गया तो x में से कितना जाएगा, x मोल, और यहाँ पर भी x मोल ही बनेगा, चाहे वो PCl3 रहे या Cl2 रहे। तो बोलूँगा कि अगर यहाँ पर PCl5 अपनी ओरिजिनल से x नीचे आएगा तो PCl3 और Cl2 x ऊपर जाएगा, क्योंकि इधर से कम हुआ है तो उधर से ज़्यादा बनेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है। बात उन्होंने कहा कि अब बात करिएगा दर की। अब भाई दर क्या होती है इसमें, तो उन्होंने कहा दर 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? हमने कहा पहली दर होती है ब्लैक कलर से, जिसे बोलते थे रेट फॉरवर्ड। रेट फॉरवर्ड क्या होगा, के फॉरवर्ड इंटू PCl5। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं रेड कलर से बोलता हूँ रेट बैकवर्ड, तो रेट बैकवर्ड बनेगा आपका के बैकवर्ड इंटू PCl3 इंटू Cl2। पीछे जाने को कौन बताएगा, बोलेगा भाई प्रोडक्ट ही तो आपके जाके टक्कर करेंगे और वो PCl5 बनाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि आगे जाना और पीछे जाना किस पर डिपेंड करता है। अब सोचेगा, अगर मैं कुछ भी करके RKF की बात करता हूं कि टाइम के साथ PCl5 कम हो रहा है या टाइम के साथ कम हो रहा है, तो बोलेंगे PCl5 कट। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करता हूं तो टाइम के साथ PCl5 आपका कम हुआ है। अगर PCl5 कम होगा तो रेट फॉरवर्ड भी कम होगा। क्या टाइम के साथ आपका PCl3 इंक्रीज हुआ है? अगर PCl3 और Cl2 इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है रेट बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब मुझे इतना तो पता चल गया, रेट फॉरवर्ड तो अपना काम कम करेगा, रेट बैकवर्ड अपना मान बढ़ाएगा। एक कम करेगा, दूसरा बढ़ाएगा, जिससे कि दोनों के दोनों कहीं जाके सेम पॉइंट पर मिल जाए। स्टार्टिंग में कौन सा अमाउंट 0 था इस एग्जाम्पल में? क्या बोलते, स्टार्टिंग में PCl3 0 था। अगर PCl3 0 था तो ये डेटा अगर 0 हो जाएगा तो क्या रेट बैकवर्ड भी 0 का? ध्यान दीजिएगा, रेट बैकवर्ड 0 से स्टार्ट हुआ है और रेट बैकवर्ड में टाइम के साथ में अपना मान बढ़ाया है और रेट फॉरवर्ड ने अपना मान कम किया है, और ये दोनों के दोनों जब बराबर बराबर आ गए तो बोला जाएगा जितना दर आपका है आगे जाने का उतना ही दर मेरा है, बस अंतर यह है कि आप आगे जा रहे हो और मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये कोई जिद वाली बात नहीं कि रेट बैकवर्ड ही 0 से स्टार्ट होगा। इस एग्जाम्पल में रेट बैकवर्ड 0 से स्टार्ट हुआ है, चूँकि बैकवर्ड आने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किन 2 कंपाउंड की थी, बोलेगा PCl3 और Cl2, और स्टार्टिंग में आपने उनको 0 लिया है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ कोई बात नहीं, जितना क्लियर ना हो देखते हैं, जब तभी तो आपके एग्जाम्पल आएंगे आगे आगे। ये एग्जाम्पल आपको खुद समझना है, केवल मैं एक ही एग्जाम्पल बताऊंगा। क्या स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपका PCl5 A है, PCl3 0 है और Cl2 आपका 2 बना हुआ है। 2 का मतलब कि आपने ग्रीन कलर जो पेन यूज़ किया है वो 2 से किया है, मतलब समय स्टार्ट होने से पहले 0 नहीं था। जब ये रिएक्शन आगे जाएगी तो मैं क्या बोलता हूँ, रिएक्शन के आगे जाने से PCl5 टाइम के साथ कम होगा, और कितना कम होगा, बोलूँगा x। अगर PCl5x कम होगा तो दोनों के दोनों PCl3 और Cl2 इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या ये आभास यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ पर भी Cl2 बना हुआ था वो अपने से x बड़ा है और PCl3 भी आपका x बड़ा है। कंडीशन अप्लाई। मैं इस सवाल में या इस प्रश्न में आयतन को 1 लीटर मान के चल रहा हूँ। अगर आप इसे 1 लीटर नहीं मानेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है। ठीक है।
आगे चलते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लेंगे। यहाँ पर मेन चीज़ आती है, मैंने ये मान लिया अभी के लिए कि स्टार्टिंग में कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो क्या बोलते हैं, PCl5 जहाँ पर भी था वहाँ से x नीचे जाएगा, तो Cl2 और PCl3 जहाँ पर भी थे वहाँ से x ऊपर हो जाएंगे। बात करते हैं रेट फॉरवर्ड की। रेट फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेंगे K फॉरवर्ड और PCl5। क्या बोलते हैं, टाइम के साथ अगर PCl5 कम होगा तो रेट फॉरवर्ड कम होगा। क्या ग्राफ में आपको ये विजुअलाइजेशन हो रहा है कि डायग्राम एक नीचे की तरफ आ रहा है, चेक करो। अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक कलर कोड से, तो रेट बैकवर्ड क्या होगा, पीछे आने का दर कौन निर्धारित करेगा, बोलेंगे K बैकवर्ड इंटू PCl3 इंटू Cl2। और टाइम के साथ अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो रेट बैकवर्ड बढ़ेगा। क्या डायग्राम ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये डायग्राम जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ। तो पूछा है जीरो से क्यों नहीं हुआ, बोलेंगे अरे भाई टाइम इक्वल टू ज़ीरो पर ना तो ये कभी ज़ीरो था ना ये कभी ज़ीरो था, तो क्या रेट बैकवर्ड कभी ज़ीरो रहेगा, बोलूँगा बिल्कुल नहीं। तो रेट बैकवर्ड तभी ज़ीरो रह सकता है या तभी जीरो से स्टार्ट हो सकता है जब कोई उत्पाद ज़ीरो दिया हो। इस पूरे क्वेश्चन में मैंने 5 और 2 इसलिए दिया था समझाने के लिए, डायग्राम ज़ीरो से सदैव स्टार्ट नहीं होते, कभी कभी वो ऊपर से भी स्टार्ट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास जो क्लास का ड्यूरेशन है वो 30 मिनट पर लेक्चर होता है। और देखते हैं जो ज़्यादातर लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने किसी एक बुक में देखा है जिसने गलत दिया हुआ है। बुक का नाम तो हम नहीं ले सकते, ये अच्छी टेंडेंसी नहीं होती नेगेटिव वाइब्रेशन देना किसी भी बुक के लिए। मिस्टेक प्रोफेसर से या लेक्चर से हो जाती हैं। अगर बात करने लगे इस पर्टिकुलर डायग्राम की, तो हमने माना कि आपकी एक जनरल रिएक्शन थी और ये A-X और X बना हुआ है PCl5, और हमने ब्लैक कलर को बोला कि ये कोई भी आपने उत्प्रेरक नहीं डाला। बताएगा रेट फॉरवर्ड क्या रहेगा, लिखा हुआ है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब आपने इस केमिकल में पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया, जैसी पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला तो क्या बोलते हैं KF बढ़ जाएगा, क्योंकि माउंटेन हाइट कम हो जाएगी, और K फॉरवर्ड कम होने से रेट फॉरवर्ड भी बढ़ जाएगा। क्या लगता है कि ये जो डायग्राम था ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है, सोचो। अगर मैं कभी कैटलिस्ट डालता हूँ तो माउंटेन की हाइट कम होने से क्या पीछे आने वाले का भी K बैकवर्ड बढ़ जाएगा, पहले बताया था। लेकिन स्टार्टिंग में ये अभी भी ज़ीरो रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दोनों क्या हैं, ज़ीरो। अगर राइट साइड में PCl3 ज़ीरो बने हुए हैं तो कुछ भी कर लो वो तो ज़ीरो ही रहेंगे। इसलिए जो बिंदु है ये येलो कलर से, ये दोनों सबके आंसर ज़ीरो से ही स्टार्ट हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय पास होगा तो क्या PCl3 और Cl2 बन जाएंगे, और बनने का मतलब है कि अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाते हैं तब मैं क्या बोल सकता हूँ, PCl3 और Cl2 नॉन ज़ीरो होने से K बैकवर्ड अगर इंक्रीज़ होगा तो रेट बैकवर्ड भी इंक्रीज़ होगा, और ये माउंटेन भी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा साम्यावस्था में, देखो। और दोनों ग्राफ ऊपर ही मूव किए गए हैं। बहुत से बोलेंगे कि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड जब इक्वल आ गए, ये ब्लैक पेन से ऊपर क्यों गए। अरे ब्लैक पेन पर साम्यावस्था तो सेम रहेगी। अगर आप बोलते हैं कि ये नियत है आपका, साम्यावस्थाओं पर सांद्रताएं नियत है, तो साम्यावस्था पे सांद्रताएं नियत है, लेकिन K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड तो परिवर्तित हो गया। तो जो जब हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज लाइन आ चुकी है वो भी ऊपर जाती है। लगने वाला समय बोलूँगा कम लगता है, लगने वाला समय कम लगता है। कितनी चीज़ें एक साथ आई हैं इस डायग्राम में, तारीफ़ काबिल है ये। देखो ये डायग्राम ऊपर गया है, क्यों ऊपर गया, चूँकि नॉन ज़ीरो था। ये डायग्राम ऊपर जाना पसंद करता था लेकिन नहीं जा पाएगा, चूँकि इनिशियली PCl3 और Cl2 ज़ीरो हैं। ये डायग्राम भी ऊपर गया है चूँकि साम्यावस्था में सांद्रताएं नहीं बदली, लेकिन K फॉरवर्ड K बैकवर्ड बदल गया। लगने वाला साम्यावस्था में समय कम हो गया। इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं जब आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया है। जब आप नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, जो कि डायग्राम रेड कलर से बना हुआ है। कलर कोड का ध्यान रखा गया है नोट्स बनाते हुए।
मैं फिर बोल रहा हूँ कि हम लोगों से भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कलर पेन में कहीं पर अगर कलर की कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप टेक्स्ट में बता सकते हैं। अदरवाइज जो रेड कलर है, मैंने इनिशियली से ही रेड कलर को नेगेटिव उत्प्रेरक मेंशन किया था और ग्रीन ब्लू वाले को मैंने पॉजिटिव कैटलिस्ट माना है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट लेते हैं तो फिर आपको कम समझ में आएगा। अरे 50 पैसे का ब्लैक होता है और कलर पेन 1 रुपये का होता है, तो थोड़ा सा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे प्रिंट आउट करने में, और सिलेक्शन नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। चलते हैं आगे। ठीक, अरे ये दे दिया नॉन ज़ीरो। देखो अगले क्वेश्चन में सभी डेटा नॉन ज़ीरो है, चाहे वो इनिशियल हो या साम्यावस्था में हो। क्या आपको लगता है कि ये पी ऊपर गए जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और लगने वाला समय कम होगा? इतनी सारी चीज़ें एक साथ की गई हैं केवल इसलिए कि PCl3 और Cl2 नॉन ज़ीरो बने हुए हैं। कुछ अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ NH3N2H2, तो जब यहाँ से NH3 के 2 मोल जाएंगे या 2x मोल जाएंगे तो ये जो डेटा होगा 2x, ये इस साइड तो कम हो जाएगा। क्या बोलते हैं, N2 बढ़ जाएगा और H2 भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। चेक करो क्या डायग्राम में ऑब्जर्व हो रहा है कि जहाँ पर भी NH3 का ग्राफ था वो 2 टाइम्स नीचे आया है, और ये जो पर्टिकुलर डायग्राम वो 0 से x और 3x इंक्रीज हुए हैं। ये सिंपल डायग्राम है और सिंपल डायग्राम का मतलब है समझ सकते हैं आप खुद। अगला क्वेश्चन IIT JEE के 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 से ज़्यादा बार आया हुआ है। इसके लिए आप एडवांस की क्लास देखनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को ही छुड़वा देते हैं, तो आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लाइन्स 2 लाइन लगाने हैं और अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल साथ में कोई PYQ की बुक परचेज करनी है। मैं ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट को देखा जहाँ पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को हटा देते हैं क्योंकि उनको फ़ीस कलेक्ट करनी पड़ती है, तो डिफ़िकल्ट पढ़ाएंगे तो आप जो है दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये IIT JEE का PYQ है, तो एडवांस की क्लास में देखनी पड़ेगी या अलग से आपको पूछना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।